हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका शत्रुघ्न और आज हम करेंगे ग्रुप डी के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किससे आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। Who among the following scholars is associated with the Tibetan home theory of the Aryans? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आपके आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनल्ड या आपके मैक्स मुलर। क्या लगता है आपको? फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अगर इसके आंसर्स की बात करूं तो आप देखोगे कि आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका दयानंद सरस्वती। क्या होना चाहिए आपका? दयानंद सरस्वती। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, किसकी बात करें? बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आर्यंस कहां से आए थे? आर्यंस आर माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। कहां से आए थे? आपके नॉर्थ पोल से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। और उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या है आपका? आर्कटिक। क्या है आपका? आर्कटिक। तो इन्होंने कहा कि आर्यंस आपके आर्कटिक से आए थे। तो जो अगर मैं क्वेश्चन में ये देता कि किसने कहा कि आर्यंस आर्कटिक से आए तो आप बाल गंगाधर तिलक का नाम देते। अगर कहता कि आर्य मध्य एशिया से आए, ये किसने कहा? मान लीजिए आपसे एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ जाए कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या कहोगे? ये मैक्स मूलर का सिद्धांत है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। तो जिसने भी आंसर ए लगाया वह बिल्कुल आपके सही थे। चलिए बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। किसकी बात करते हैं? दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती और किन चीजों की वजह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो आपने देखा होगा दयानंद सरस्वती अक्सर पूछे जाते हैं आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो भी आप आंसर क्या देंगे? दयानंद सरस्वती। कब की थी? तो आंसर दोगे 1875 में। कहां की थी? तो आपके बॉम्बे में। कहां पे? बॉम्बे में। तो जिसने आंसर अगर आर्य समाज से आए तो ये लगाना है। अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी फेमस किताब है? कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। तो आप कहोगे सर सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है आपकी, सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या था क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे? तो ये कहा था आपका दयानंद सरस्वती ने। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम किधर चलते हैं? आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू बी कंजर्व। आपको बताना है रामसर कन्वेंशन किसकी बात करनी है आपको? रामसर कन्वेंशन की बात करना है। ये किसका संरक्षण करता है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा सुर्खियों में अभी आपने देखा होगा। अगर मैं करंट की बात करूं तो पहले भारत में कितने? तो पहले भारत में आपके 49 रामसर्स थे। कितने थे आपके? 49। ठीक, आज ये बढ़ के कितने हो चुके हैं? तो आज इनकी संख्या बढ़ के आपके 54 हो चुकी है। आप देखोगे कि 5 नए साइट्स इंक्लूड हुए। 3 तमिलनाडु से हैं आपके, एक आपका मध्य प्रदेश से है, ठीक है, एक आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कहां से? नॉर्थ ईस्ट। तो आज भारत में रामसर साइट्स कितने हैं आपके? तो आज भारत में आपके 54 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे कि ये कन्वेंशन किसका संरक्षण करता है? तो आप कहोगे दलदली जो भूमि होती है ना, आर्द्र भूमि, उनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन बना है। तो आंसर क्या देते? ऑप्शन ए। क्या आंसर देते आप? ऑप्शन ए वेटलैंड्स। किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए। तो आंसर क्या था? ऑप्शन इसका सही उत्तर था, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? रामसर कन्वेंशन की बात करूं या भारत में और साइट्स की बात करूं तो इससे पहले खजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका गुजरात में और आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा आपका? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहां पे? ठीक, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दो आपके फेमस हैं, ठीक है, जो रिसेंटली आपके इन जो 49 बने थे तो उस टाइम पे इन दो को क्या किया गया था? आपका इंक्लूड किया गया था जब 49 बने, एक गुजरात का एक आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके कितने 49 हुए थे? आज कहे तो आज कहना आज भारत में 54 रामसर साइट्स हैं। वो मैं बता चुका हूं कि 3 तमिलनाडु में, एक आपका नॉर्थ ईस्ट से और एक आपका मध्य प्रदेश से। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो उस कंडीशन में आपको भारत का मैप अपने दिमाग में रखना है। किसका मैप रखना है? भारत का मैप अपने दिमाग में रखना है। और जैसे ही आप मैप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। यानी जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े तो एटलीस्ट आपके घर में 4 मैप होने चाहिए, एक वर्ल्ड ज्योग्राफिकल, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल यानी विश्व का भौगोलिक, विश्व का राजनीतिक, भारत का भौगोलिक और भारत का राजनीतिक। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि इनमें से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करता। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगती है, बिल्कुल सीमा लगती है। गुजरात की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। राजस्थान की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। तो किसकी सीमा नहीं लगती? उड़ीसा की सीमा नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देखोगे उड़ीसा की सीमा किससे नहीं लगती? तो आपके मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। और आपने देखा होगा और क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका ग्रुप डी में, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सर राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? तो दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश आता है। तो आंसर क्या था इसका? इसका सही उत्तर था आपका उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा किससे नहीं लगेगी? तो मध्य प्रदेश से नहीं लगेगी। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अगर आप मैप में देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो आप? यह आपका मध्य प्रदेश और उसके साथ आप देखेंगे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये आपका उत्तर प्रदेश, नीचे से महाराष्ट्र, इधर से कौन लग रहा है आपका? छत्तीसगढ़, और ये आपका उड़ीसा, जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करती, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को टच नहीं करती, इधर म्यांमार पूछ लेता अक्सर। आपने इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में अक्सर देखे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, आपसे पूछ लेता है स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है, कि प्रकाश का वेग कितना है वैक्यूम में। तो यहां पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। 343 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड या 232 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा, ठीक है, रेलवे में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा, कि ध्वनि की गति, किसकी? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होगी? सबसे ज्यादा किसमें होगी? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको स्टील दे देगा, ठीक है, आपको वाटर यानी पानी दे देगा, फिर आपको हवा दे देगा, और उसके बाद से आपको, ठीक है, मान लीजिए एक निर्वात दे दिया। क्या दे दिया? निर्वात, वैक्यूम। निर्वात क्या होता है आपका? वैक्यूम। ये 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ लिए किसमें आपकी ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखोगे निर्वात अगर है तो उसमें आपकी ध्वनि की गति 0 हो जाएगी। लेकिन बच्चे क्या लगा के आते हैं? अधिकतर बच्चे गलती यही करते हैं, वो निर्वात लगा देते हैं। निर्वात में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, किसकी? प्रकाश की, क्योंकि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है आगे प्रोपोगेट करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप क्या आंसर दोगे? तो उस कंडीशन में आप आंसर दोगे स्टील। क्या आपका? स्टील। अब यहां पे हवा में वेग पूछा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे हवा में आपका ध्वनि की गति कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड। कितना आपका? 343 मीटर पर सेकंड। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन ए लगाया वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यानी जो यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसने जिस जिस नंबर पे अपने लक्ष्य रखे हैं उनमें कौन सा लक्ष्य है जो अपने सही
ठीक है, नंबर पे सम्मिलित नहीं करता। पहला है कि जीरो हंगर, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। क्वालिटी एजुकेशन ये 3 है। नो पॉवर्टी 1 है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये आपका 8 है। तो क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं नो पॉवर्टी की, किसकी? नो पॉवर्टी यानी गरीबी की, तो इस कंडीशन में आप देखोगे ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो आपका मैच कर गया। दूसरे पे देखो तो जीरो हंगर है। क्या आपका? जीरो हंगर, तो जीरो हंगर भी मैच कर रहा है, ये भी सही है। तीसरे पे देखोगे गुड हेल्थ एंड आपका वेलबींग, क्या आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। और 8वें पे देखोगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी मैच करता है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो आपका तीसरे पे स्वास्थ्य की बात की गई। किसकी बात की गई है? स्वास्थ्य की बात की गई। पहले ठीक है, आपने देखा होगा ना कि पहले गरीबी ना हो, गरीबी नहीं होगा तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं है तो स्वास्थ्य सही होना चाहिए। जब ये सब सही है तो उस कंडीशन में शिक्षा की बात करेगा, फिर जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करेगा, उसके बाद अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात करेगा, फिर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा। और इस तरह से आप देखोगे कितने, तो 17 गोल्स आपके डिफाइन है। कितने? 17 गोल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अगर उच्च कर दिया तो तब जाके आपसे ऐसे पूछता है। तो शुरू के 4-5 गोल्स तो आपको पता होने चाहिए। तो आंसर क्या था? इसका सही उत्तर था कि क्वालिटी एजुकेशन, जिसका नंबर 4 है। क्या इसका? ये होना चाहिए था SDG 4, तब जाके हम कहते ये सही था। ठीक है, क्योंकि तीसरे पे क्या आपका? हेल्थ। तो आंसर क्या लगाना था आपको? आंसर लगाना था ऑप्शन बी, गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चौथा पायदान है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, वो सारे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। तैयारी कहीं भी करो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो आपको रिजल्ट गुरु ही देगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जिससे क्या हो कि उनका भी भला होता रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की, ठीक है, with reference to the dance and their native states, which of the following pair is correct? आपको बताना है अगर नृत्य और उनकी मूल अवस्थाओं के संदर्भ में बात करें तो कौन सा युग्म आपका सही है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक, सतारिया मणिपुर, कलेरियू पयट्टू कर्नाटक या गोमारी उत्तर प्रदेश। तो आप देखोगे कि इन नृत्यों में, ठीक है, कौन सा? तो यक्षगान जो है, कौन सा आपका? यक्षगान जो है वो आपका कर्नाटक में, वो क्या है आपका? कर्नाटक में। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? जिसने भी आंसर लगाया ऑप्शन ए, क्या लगाया? ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। तो यक्षगान कहां का है आपका? कर्नाटक का है। तो जिसने आंसर क्या लगाया था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। ठीक है, ये कुछ इस तरह का कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं। ठीक है, और उसके बाद यक्षगान वाला परफॉर्म आपका किया जाता है। तो आंसर क्या देना था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होता। चलिए, नेम द डिसेंट स्टेबल एलिमेंट नॉन ऑन अर्थ। आपको बताना है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे ज्यादा सघन स्थायी तत्व कौन सा है। जैसे आता है ना कि आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, यानी सबसे कम आपका रिएक्टिव है। तो उस कंडीशन में आपको ये पहचानना है ये कौन सा आपका एलिमेंट है जो धरती पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। एंजामियम, ठीक है, यानी ऑस्मियम, फिर आपका रोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका टंगस्टन। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर रेडियम की बात करो, ठीक है, तो क्या रेडियम आपको इतना, ठीक है, इस रूप में देखने को मिलेगा? तो आप देखोगे ऑस्मियम, कौन सा आपका? ऑस्मियम। जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन ए, जिसने भी उत्तर दिया है वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या चाहिए था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए था। ऑस्मियम इज अ केमिकल एलिमेंट, एक रासायनिक एलिमेंट है, ठीक है, जिसे आप ओएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। किसके द्वारा शो करते हो? ओएस के द्वारा शो करते हो आप। ठीक है, ठीक, किसके द्वारा? ओएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, तो अगर आपसे पूछे ऑस्मियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओएस से। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 76। ठीक है, हार्ड ब्रिटल ब्लूइश व्हाइट ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको नीला सफेद रंग का ये मेटल नजर आएगा। द प्लेटिनम ग्रुप दैट इज फाउंड इन अ ट्रेस एलिमेंट इन एलॉय। ठीक है, तो एलॉय जो मिश्र धातु है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेजर यूजिंग एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी, इट हैज डेंसिटी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर पृथ्वी का अगर मैं घनत्व की बात करूं ना, तो पृथ्वी का घनत्व 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर वाटर का घनत्व यानी जल का घनत्व कितना लेते हो, 1 लेते हो, तो इसका घनत्व कितना आपका, इसका 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑस्मियम या आपका ऑस्मियम, ऑप्शन ए। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया, ऑप्शन ए लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर द उड़ान, द इनिशिएटिव ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। आपको बताना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल है, उड़ान में ए का क्या अर्थ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज भारत में, ठीक है, कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। ठीक है, जगह जगह शहरों में आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा क्या एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है। फॉर एग्जांपल हाल ही में आपने देखा होगा झारखंड के देवघर में, कहां पे, तो आपने झारखंड के देवघर में देखा होगा कि मोदी साहब ने, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, तो एयरपोर्ट का, ठीक है, आपका उद्घाटन किया। तो मोदी साहब की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, आपको बताना है उड़ान में ये क्या है, ए का मतलब क्या है, आम, आस्था, विमानन या आपका एयर। तो उड़े देश का आम नागरिक कौन है आपका, उड़े देश का आम नागरिक। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ए का जो मतलब है वो आपका आम है, क्या है आपका आम। तो जिसने भी ऑप्शन क्या लगाया, ऑप्शन ए क्या लगाया, ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। तो उड़ान स्कीम स्टार्टेड बाय द अक्टूबर 2016। तो उड़ान जो योजना है ये कब शुरू की गई थी, ये अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। कब की थी आपकी, अक्टूबर 2016 में। ड्रीम फॉर अ कॉमन मैन यानी आम आदमी के लिए सपना की चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आपका प्लेन में बैठ सके। ठीक है, इन अप्रैल 17 द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द शिमला टू दिल्ली अंडर द उड़ान स्कीम फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो पहली जो इसकी फ्लाइट थी वो आपकी दिल्ली से शिमला के लिए थी, और जो आपकी कब, शिमला टू दिल्ली के लिए थी, जो कि आपके अप्रैल 2017 में मोदी साहब ने हरी झंडी दिखाई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आंसर क्या था, आम। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिसने भी लगाया वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आपको बताना है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। आपको बताना है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। हाँ जी, क्या लगता है आपको, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक, अगर राज्य की बात करें, अगर केंद्र की बात करता है, किसकी बात करता है, केंद्र की बात करता है यानी यूनियन की, तो आपने देखा होगा वहां पे महान्यायवादी होता है। कौन होता है आपका, महान्यायवादी, जिसे आप इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हो। आर्टिकल 76 इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 76 पढ़ा होगा, इसमें 89 जोड़ दीजिए, आप पहुंच जाओगे कहां पे, 165 में, और यहां पे पढ़ोगे आप राज्य में महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता किसके बाद पढ़ोगे, राज्य में महाधिवक्ता के बारे में पढ़ोगे, और पढ़ोगे इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, बाय द गवर्नर। कौन करेगा आपका, तो गवर्नर के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल, क्या दिया, राज्य के राज्यपाल, वो बिल्कुल आपके सही हैं। हाँ जी, अगर आपसे पूछ ले कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, क्या पूछ ले आपसे, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या कहोगे, विद द प्लेजर ऑफ गवर्नर, राष्ट्र यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो आंसर क्या था, जिसने भी आंसर दिया कि एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वो बिल्कुल आपके सही है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्यक्ति विशेष से देश का 15वां राष्ट्रपति कौन बना, व्यक्ति विशेष से, ठीक है, कार्यकाल के हिसाब से नहीं, व्यक्ति विशेष से देश का 15वां राष्ट्रपति कौन बना,
ठीक है, और ये किस आदिवासी समूह से आती हैं? ठीक है, ये किस आदिवासी समूह से आती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एकदम रखा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बारी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? आपको बताना है कि किस टीम ने सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? मोहन बगान, ठीक है, सल गवांकर, ईस्ट बंगाल या आपका बेंगलुरु? तो आपको बताना है कि फेडरेशन का फुटबॉल टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, फटाफट आंसर दें। तो आप देखोगे फेडरेशन कप किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो इतना भी पूछ सकता था कि फेडरेशन कप रिलेटेड टू, ठीक। और देखोगे कि सबसे ज्यादा किसने? मोहन बगान ने फेडरेशन कप जीता है। किसने जीता है? मोहन बगान ने। इसके अलावा आपने संतोष ट्रॉफी का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? संतोष ट्रॉफी का नाम सुना होगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, फेडरेशन कप वाज द फर्स्ट ऑफिशियल नॉकआउट क्लब टूर्नामेंट इन इंडिया। तो क्लब के लिए पहले नॉकआउट टूर्नामेंट कौन सा बना था? आपका फेडरेशन कप बना था। नॉकआउट का मतलब होता है आप जिस मैच में हारे वहीं आपका क्या, ठीक है, आगे का रास्ता खत्म, यानी वहीं से आप बाहर, ठीक। उसके बाद स्टार्टेड बैक इन 1977, इसकी शुरुआत 1977 में हुई। इट वाज हेडेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन फुटबॉल, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, प्रफुल्ल पटेल जिसके आपके अध्यक्ष है। कौन है आपके? प्रफुल्ल पटेल जिसके आपके अध्यक्ष है, ठीक है। तो कौन गवर्निंग करता है? AIFF के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे पूछ ले संतोष ट्रॉफी, तो भी आप क्या कहोगे? फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप, डुरंड कप पूछ ले, ये भी आपका किससे संबंधित है? तो ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, मोहन बगान ने सबसे ज्यादा बार इसे जीता है, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इनटू द प्रोपेन रेस्पेक्टिवली? आपको बताना है कि प्रोपेन में क्रम से कितने कार्बन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 2 4, 2 6, 4 7, 3 8। क्या लगता है आपको कितने होने चाहिए प्रोपेन? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसका, ठीक, प्रोपेन है ना, ANE से समाप्त हो रहा है, ठीक है, यानी कितने? तो प्रोपेन में कितने होने चाहिए आपके? तो प्रोपेन में 1 का मीथेन होता है, 2 का इथेन होता है, 3 का प्रोपेन होता है, यानी कार्बन की संख्या तो 3 होने वाली है। कार्बन की संख्या कितनी होने वाली है? कार्बन की संख्या 3 होने वाली है। एक तो बात ये क्लियर हो गया। जैसे ये बात क्लियर हुई थी कार्बन की संख्या 3 किसमें है, तो आप इतने से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। तो C3 क्या पूछा आपसे? प्रोपेन पूछा है ना, ठीक है, C3। अब C3H2n+2 कुछ ऐसे ही होता है। कितना था आपका? 2n+2, और n क्या होता है? 3 की वैल्यू। तो आपने देखा होगा कि CH4, C2H6 देखा होगा, C3H8 देखा होगा। कैसे? तो C और कार्बन की कितनी? 4 वैलेंसी, कार्बन की कितनी? 4 वैलेंसी। तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो प्रोपेन में कितना जाएगा? C3H8। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी लगाया, क्या लगाया? ऑप्शन डी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड? आपको बताना है कि अशोक का जोगड़ा शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, या आपका आंध्र प्रदेश में है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, फटाफट आंसर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा कि जोगड़ा शिलालेख अशोका का, ठीक है, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? क्या लगता है आपको? जोगड़ा शिलालेख की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अशोक की बात करूं, अभी आपने देखा होगा न्यूज में, ठीक है, अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, क्या आपका स्तंभ है, जो अशोक की लाट के नाम से, अशोक की लाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी भारत का
ठीक है, ऑफिशियल या राज्य के नेशनल एम्बलम जिसे आप बोलते हो, नेशनल एम्बलम है, अभी सुर्खियों में था। तो आपसे पूछ सकता है कि अशोक की लाट कहां से लिया गया, तो आप सारनाथ लिखेंगे, ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके बाद आपने देखा होगा कलिंगा का युद्ध, आपने पढ़ा होगा, किसका, बैटल ऑफ कलिंग, वो आपसे पूछ सकता है। तो बताइए कि जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। तो जहां पे आपका कलिंग है, कलिंग कहां पे, उड़ीसा में। तो आंसर क्या देते, ऑप्शन बी, क्या देते, ऑप्शन बी, कि अशोका का ये जोगड़ा शिलालेख है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, उड़ीसा में। तो ये रहा जोगड़ा शिलालेख, ठीक है, जो कि आपका कहां पे है, तो आपका उड़ीसा में। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। इसके अलावा आपने देखा होगा, ठीक है, मेरठ टोपरा, ठीक है, जो कि अंबाला के पास था, जिसे फिरोज शाह तुगलक, कौन आपका, फिरोज शाह तुगलक आपका दिल्ली लेके गया था, ठीक है। तो वो, इसके अलावा गिरनार में, सोपरा में, ठीक है, फिर अमरावती में, ये सारे। तो ये आपके जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस में बने हैं, ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं। फिर आपके जो ट्रायंगुलर शेप में है वो पिलर्स एडिक्ट है, कौन सा, आपके पिलर्स वाले। और उसके बाद सफेद वाले जो है माइनर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। और ये अलग अलग क्षेत्रों में आपको दिखाया गया है। तो आंसर क्या था, आंसर था ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्या था आपका, ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए, बेहतरीन, आई होप क्लास एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और हम इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम से सीधा ताल्लुक रखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल डिग्रीज इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स। आपको बताना है बेंजीन अणु की संरचना में आबाद कोण, ठीक है, कौन सा, आबाद कोण कितने एंगल का होता है। 60 होता है, 150 होता है, 90 होता है, या आपका 120 होता है। तो बताइए, आबाद कोण पूछ रहा है, वो कितने डिग्री का होगा, किसमें, बेंजीन के स्ट्रक्चर में। तो अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, क्या आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। और आप देखोगे कि यहां पे एंगल कितना दिखा रहा है, तो यहां पे एंगल दिखा रहा है आपको 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री। तो जिसने भी आंसर दिया क्या, ऑप्शन डी, कि आबाद कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा, वो बिल्कुल आपके सही है। क्या होंगे, आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपकी लेंथ है, ठीक है, ये जो आपके बॉन्ड की लेंथ है, और ये आपका एंगल है, ठीक है, वो कितना आपका 120 डिग्री। तो अगर बॉन्ड की लेंथ पूछता तो 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये बोलते। अगर एंगल पूछा तो कितना कहेंगे, 120 डिग्री कहेंगे, कितना कहेंगे, 120 डिग्री। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बारी है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, ठीक है। देखते हैं कि आगे के पिटारे में क्या छिपा हुआ है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आता तो मैं सब कुछ है, गलती क्या करोगे क्वेश्चन के पढ़ने में, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है और बताना क्या है। तो क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग पूछ रहा है। क्रस्ट होगा, कोर होगा, मेंटल होगा, या कॉलडेरा होगा। तो देखो, पृथ्वी है ये अपनी प्यारी पृथ्वी, ये अपनी प्यारी पृथ्वी। और प्यारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हो, सबसे ऊपरी हिस्से को भूप्रपटी, किसके नाम से जानते हो, भूप्रपटी, या अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हो। यही तो सबसे बाहरी बाह्य ठोस है। अंदर वाला तो इनर कहता, आंतरिक क्या कहता, आंतरिक हिस्सा कहता, तो वो क्या कहलाता आपका, कोर कहलाता। क्या कहलाता, कोर, ठीक है, क्या कहलाता आपका, कोर कहलाता। तो उस कंडीशन में आंसर क्या देते आप, क्रस्ट नाम देते। क्या देते, क्रस्ट। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था, कि जो अपर पोर्शन है, क्या आपका अपर पोर्शन है, उसे हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट, ये क्या आपका अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसे मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हो, ठीक है।
कोर और मेटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है उसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हो। मेटल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हो, और कोर के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे लेमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से आप जानते हो। अगर दोनों अलग अलग है तो अधिकतर एग्जाम में क्या पूछेगा, अधिकतर एग्जाम में मोहरविक पूछा जाता है या मोहो, क्या पूछता है, मोह किसके बीच में, तो क्या कहोगे सर क्रस्ट और मेटल के बीच में, किसके बीच में, क्रस्ट और मेटल के बीच में। अगर कहेगा ठीक है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तो क्या कहोगे सर मेंटल और कोर के बीच में, किसके बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। और सबसे लेमन है ना, L4 लोअर L4 लेमन, तो उस कंडीशन में सबसे नीचे कौन मिलेगा, लेमन डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, और ये कोर इनर और आउटर कोर के बीच में मिलेगा, ठीक है। और रेपिटी, ठीक है, कौन सा रेपिटी, वो कहां मिलेगा, दो मेटल्स के बीच में मिलेगा, कहां मिलेगा, दो मेटल्स के बीच में मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इनर कोर जो आपका सॉलिड है और जो आउटर कोर है ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, किसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो जिसने भी आंसर क्या लगा, जिसने भी आंसर लगाया कि पृथ्वी का सबसे बाह्य ठोस भाग क्रस्ट कहलाता है, भूप्रपटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना भाई, ठीक है। औरों का भी भला होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट गुरु से ही आएगा। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व, आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या लगता है आपको, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब आपका मनाया जाता है, ठीक, 17 सितंबर, 4 मई, 29 अगस्त या आपका 5 जुलाई, ठीक। हाँ जी, अब क्यों ये एग्जाम में आता है, तो आपने देखा होगा कि पहले भारत में सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कोई था, तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न। कौन था आपका, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक, ये था। फिर आपने देखा 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, ठीक, 2020 में होना था तो वो कब कराया गया, 2021 में कराया गया। और उस टाइम पे, ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, किसका, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। क्या था आपका, जन्म दिवस होता है। और उस दिन आपने देखा होगा कि इस पुरस्कार का, ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने उनका राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या कर दिया, ध्यानचंद कर दिया। क्या कर दिया आपका, ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। क्या कर दिया, ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। तो आज भारत में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, ध्यानचंद खेल रत्न, और इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी, ठीक। भारत में आपका चेस ओलंपियाड चल रहा है, कौन सा, 44th चेस ओलंपियाड चल रहा है, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये 44th चेस जो आपका ओलंपियाड हो रहा है भारत के किस शहर में हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत के किस शहर में हो रहा है। ये भी आपके एग्जाम में एकदम रखा हुआ है, पट पूछा जाएगा कि 44th जो चेस ओलंपियाड है भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आंसर क्या था, 29 अगस्त। क्या आंसर था इसका, 29 अगस्त। जिसने भी आंसर दिया 29 अगस्त वो बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। अगर बात करें तो यह है आपके मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हॉकी के जादूगर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द, आपको बताना है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। क्या लगता है इसको, सही उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ऑप्शन है आपका भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाँ जी, किसने मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्या लगता है आपको, मोदी साहब की महत्वाकांक्षी योजना, ठीक है, मेक इन इंडिया,
जिसके तहत आपने देखा होगा भारत में ड्रोन्स, ठीक है, आजकल सुरक्षा से जुड़े आपके जितने भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, आजकल मिसाइल, इवन भारत आपने देखा होगा कि तेजस की बात चल रही है मलेशिया को बेचने की, उसके अलावा आपने देखा होगा हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। तो ये योजना किसने शुरू की, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ जी, फटाफट आंसर बताएं। ठीक, आपने देखा होगा सितंबर 2014 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था आपके मोदी साहब ने, ठीक है, किसने? सितंबर 2014। ठीक, आपको मिनिस्ट्री बताना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, फटाफट आंसर देंगे आप। ठीक, तो आप देखोगे ये जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया होगा, जिसने भी आंसर दिया आपका ऑप्शन बी, क्या दिया? ऑप्शन बी। इसमें दोनों आ रहे हैं ना आपके, कौन से? उद्योग भी आ गया, वाणिज्य भी आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में केवल आप हैवी इंडस्ट्री की बात थोड़ी ना करोगे, आप तो सबकी बात करोगे। तो आंसर क्या देना चाहिए था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये कब? तो ये सितंबर 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया या लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या था? आंसर था ऑप्शन बी। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में लिखे बताएं कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे बताएंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिना मीन्स, आपको बताना है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? स्वामी, फ्री फ्रॉम द फिटर्स, वर्दी या कॉन्कर। ठीक, स्वामी बेड़ियों से मुक्त, योग्य या आपका विजेता। हाँ जी, तो जिन शब्द का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कि क्या कि वैसे तो जैन समुदाय में, ठीक है, यानी जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए आपके? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या आपकी 24 है। और सबसे पहले कौन थे आपके? ऋषभदेव। कौन थे आपके? ऋषभदेव, ठीक है। और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे आपके? महावीर स्वामी। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए? आपके जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। और इनको मानने वाले क्या कहलाए? आपके जैन कहलाए। और जिन का जो मतलब था वो क्या था? आपका विजेता। क्या था? आपका विजेता, जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो क्या कहलाया? आपका विजेता कहलाया। तो आंसर क्या था आपका? कॉन्कर, ऑप्शन डी। क्या था आपका? ऑप्शन डी। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? ऑप्शन डी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं अगले पिटारे में कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल does not find a place in the national emblem of India। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जगह नहीं मिली है? सिंह को, बैल को, ऊंट को या आपके घोड़े को। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय एम्बलम में किसको जगह नहीं मिली है? सिंह, बैल, ऊंट या आपका घोड़ा। हाँ जी, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। मैंने कहा ना ये सुर्खियों में आपका कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट सारनाथ से लिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि इस चित्र में किसकी फोटो नहीं है, तो क्या होगा? सिंह है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर सिंह तो है। कौन? सिंह तो बिल्कुल है। अगर अशोका के राज्य की बात करो, किसकी बात करो? अशोका के राज्य की बात करो, तो रेगिस्तान के इलाके में क्या उतना था वो? ठीक, तो कहोगे नहीं सर रेगिस्तान के इलाके में तो नहीं था। तो क्या ऊंट होना चाहिए? आप कहोगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऊंट नहीं होगा। ठीक, लेकिन लोयन भी है। ठीक है, ये क्या है भाई? लोयन ही है। ये क्या है? घोड़ा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? घोड़ा, हॉर्स। ये क्या नजर आ रहा है? ये हमारे नंदी महाराज बैल नजर आ रहे हैं। क्या रहे? बैल नजर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आंसर क्या है? कैमल नहीं है सर। क्या नहीं है? ऊंट नहीं है। बाकी तीनों जानवर ये आपके इस एम्बलम में देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। चलिए
अगले क्वेश्चन की बारी। टोर इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है टोर किसकी इकाई है, फोर्स की, एनर्जी की, पावर की या प्रेशर की। क्या लगता है फोर्स की क्या है आपकी, तो फोर्स की तो आपकी न्यूटन है। फोर्स की क्या आपकी न्यूटन, फोर्स की क्या आपकी तो न्यूटन है, ये सबको पता है। बल, ठीक है, न्यूटन के द्वारा नापा जाता है, तो ये तो न्यूटन हो गया, क्या हो गया न्यूटन। एनर्जी की जूल है, क्या आपकी जूल है। पावर की क्या है आपकी, तो पावर आपने देखा होगा, ठीक है, जनरली हॉर्स पावर, ठीक है, आपने किलोवाट वगैरह में नापे होंगे, ठीक है, हॉर्स पावर सुना होगा आपने। तो प्रेशर आपका किसमें, तो प्रेशर की पास्कल है, क्या आपकी पास्कल। और पास्कल का ही जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है आपका टोर होता है। क्या होता है आपका टोर। तो टोर किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। किसकी इकाई है, आपकी दाब की इकाई है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था प्रेशर, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था आपका दाब, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज ऑथर्ड बाय, आपको बताना है द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है। अरविंद अडिगा, चित्रा बनर्जी, विक्रम सेठ या आपके शशि थरूर। क्या लगता है आपको इसके सही उत्तर क्या होने चाहिए कि ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है। तो आप देखोगे ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक है आपके शशि थरूर। कौन है आपके शशि थरूर। तो जिसने भी आंसर क्या दिया है, जिसने भी आंसर दिया आपका शशि थरूर, वो बिल्कुल आपके सही है, ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी शशि थरूर। ठीक है, तो आंसर क्या था, द ग्रेट इंडियन नॉवल रिटन बाय शशि थरूर। किसके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर बुक्स आपसे पूछता रहता है। और ठीक है, अभी आपने श्री गीतांजलि का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि द सैंड, कौन सी नोवेल है आपकी, द सैंड, जिनके लिए इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट हुआ और इन्हें आपका बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो चलिए आंसर है आपका ऑप्शन डी इसका, शशि थरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है। जगदीश मुखी, लालजी टंडन, गिरीश चंद्र मुर्मू या आपके मनोज सिन्हा। क्या बताना है आपको कि वर्तमान में दिल्ली के नहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ जी, फटाफट लिख के बताएं। ठीक, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते रहे। ठीक है, आपके कमेंट्स, ठीक है, आते रहने चाहिए। ठीक है, जिससे पता चले कि आप भी क्लास में पूरी तरह एक्टिव हो। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा ही। जो भी आंसर्स होंगे उनकी बात तो हम करेंगे। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर, तो अभी आपने देखा होगा कि 2023 में G20 की बैठक कहां होगी, भारत में होगी। कहां होगी, भारत में होगी। और इसकी कुछ बैठकें, कौन सी, इसकी कुछ बैठकें कहां पे आयोजित होंगी, तो भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कराने वाली है। कहां पे, जम्मू कश्मीर के अंदर कराने वाली है। और उसको लेकर किसे मिर्ची लगी, पाकिस्तान को मिर्ची लगी। और कह रहा भाई मैं तो G20 का सदस्य हूं नहीं, तो भाई चाइना तुम बाइकआउट कर देना। ठीक है, एक तुर्की हो चुका है, टर्की से, कौन सा, तुर्की, ठीक है, इसे तुम बाइकआउट कर देना। देखा होगा आपका न्यूज में है। तो उस कंडीशन में अगर बात करें किसका, बात करें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो क्या आंसर दोगे, मनोज सिन्हा। क्या कर दोगे, मनोज सिन्हा। आपने देखा होगा 2019 में, ठीक है, क्या किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक बना आपका लद्दाख। इस तारीख को राष्ट्रपति ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। क्या कहते हैं आपके, हस्ताक्षर। तो आंसर क्या था, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। क्या था आपका, मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इथियोपिया इज रिलेटेड टू अफ्रीका इन टू द सेम वे एज ए ब्राजील रिलेटेड टू। आपको बताना है इथियोपिया और अफ्रीका के बीच वही संबंध है जैसे ब्राजील का संबंध है। ठीक है, तो बताओ भाई क्या संबंध होगा इसका। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये किसका, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर होगा इसका, तो आपने देखा होगा इथियोपिया एक देश है। इथियोपिया क्या है, आपका देश है। अफ्रीका महाद्वीप है। क्या आपका, अफ्रीका महाद्वीप है। तो उस कंडीशन में ब्राजील क्या है, देश है। और ब्राजील किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है, तो आप कहोगे सर ये दक्षिण अमेरिका में है।
कहाँ है आपका, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, साउथ अमेरिका। क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, साउथ अमेरिका। तो जिस तरह से इथोपिया अफ्रीका से संबंधित है, उसी तरह से आपका ब्राजील का संबंध दक्षिण अमेरिका से होगा। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपने एग्जाम में देखेंगे, आपसे पूछता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर? आपको बताना है जीएनपी का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म बतानी है आपको जीएनपी की। ग्रामीण निगम परिषद, ग्रामीण निशक प्रमाण, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस, क्या होता है? जीडीपी अक्सर सुनी होगी आपने, क्या सुना होगा आपने? जीडीपी सुना होगा, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसी जीडीपी से क्या बना है? आपका जीएनपी बना है। ये घरेलू है और ये राष्ट्रीय है। ठीक है, जिसमें जो विदेशियों ने कमाया वो माइनस कर दो, जो इंडियंस ने विदेश में कहा उसे ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा? नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन सी, क्या दिया? ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, which of the following year is called the year of great divided into the demographic history of India? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसंख्याकी का इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आपको याद होगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, क्या हुई थी आपकी? जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो। किसके? लॉर्ड मायो के टाइम पे। मेयो कहिए या मायो कहिए, बात एक ही है। 10वीं जनगणना, 10 समझते हो, यानी हर 10 साल पे, डिकेडल। इसकी शुरुआत हुई 1881 में, रिपन के टाइम पे। किसके? रिपन के टाइम पे शुरू हुआ। ठीक है, और 1911 से लेके 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या क्या होगी? भारत की जनसंख्या जो बढ़ती हुई आ रही थी वो घट गई। ठीक, कई कारण, उनमें से आप विश्व युद्ध कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विश्व युद्ध। आपको याद होगा भारत में अकाल पड़ा, क्या पड़ा? अकाल, फेमाइन पड़ा, जिसकी वजह से भारत में क्या होगी? आपकी जनसंख्या घट गई। तो उसी की वजह से जब 1921 में जनगणना कराया गया तो वो आपकी घटी हुई जनसंख्या, यानी जनसंख्या ऐसे बढ़ती आ रही थी, फिर ऐसे डिप कर जाए, और उसके बाद से फिर जनसंख्या ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये क्या हो गया? एक विभाजक वर्ष हो गया ना, इसीलिए 1921 को ग्रेट डिवाइडेड ईयर के नाम से या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, 1921 दिया, वो बिल्कुल आपके सही है। बात समझ में आई? चलिए आगे, बहुत बढ़िया। देखो, क्वेश्चन भले हमारे पास सिलेक्टेड है, लेकिन उसका एक एक परत हम उतार देंगे, जिससे कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे आपसे क्या हो, गलती ना हो। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? आपका सिलेक्शन। ठीक है, मैं तभी एग्जिस्ट करूंगा जब आप हमें सिलेक्शन दोगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आपका पिटारा में। नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। हाँ जी, बताइए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ बुक आईने अकबरी? टोडरमल, अबुल फजल, दया शिकोह या अब्दुल रहीम खाने खाना? हाँ जी, तो आपने देखा होगा अबुल फजल, ये क्या आपका अबुल फजल है। ठीक है, एल लगा लेना, अबुल फजल। राजा टोडरमल किस लिए जाने जाते हैं? तो राजा जो टोडरमल है, ठीक है, ये तो आपने जब्ती सुना होगा, जब्ती दहसाला व्यवस्था सुना होगा। ठीक है, किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द अकबर के समय काल में। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। अबुल फजल क्या था आपका? तो राइटर था, जिसने आईने अकबरी, क्या आईने अकबरी, इसके अलावा अकबरनामा, कौन सा? अकबरनामा का नाम सुना होगा, जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, दारा शिकोह तो जाहिर सी बात है अकबर के टाइम पे था ही नहीं, ये किसका? शाहजहां का बेटा है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने क्या किया था? आपने तुजुके बाबरी का नाम सुना होगा, जो किसकी? बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है?
बाबर की आत्मकथा है। इसे इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया, किसके नाम से? बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा के नाम से। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? अबुल फजल। क्या दिया? अबुल फजल। ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी अबुल फजल इसका सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं हम? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? शोभमंडल, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, बताइए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ठीक है, अब ठीक हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम दिया है, तो उस कंडीशन में बच्चा कंफ्यूज हो गया। अब क्या आंसर दे? ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूं एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है, देखना तुमने क्या पढ़ा था? आपने ABCD पढ़ी होंगी, ABCD। ठीक है, ये पढ़ी होंगी, और रीजनिंग में इनका प्लेस वैल्यू भी लिखा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने प्लेस वैल्यू भी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? ठीक है, अब देखो तो आप देखना सबसे नीचे कौन मिलता है? ट्रोपोस्फेयर। क्या मिलता है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर मेजोस्फेयर। क्या मिलेगा? मेजोस्फेयर। उसके फिर ऊपर आइनोस्फेयर। क्या मिलेगा? आइनोस्फेयर। उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। ठीक, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू कितनी है? 20। तो आप कह सकते हो जो जितना भारी वो उतना नीचे। कह सकते हो नहीं कह सकते? भाई जो भारी होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, एस की वैल्यू 19 हल्का इसके ऊपर, एम की वैल्यू 13 इसके ऊपर, आई की वैल्यू 9 इसके ऊपर, ई की वैल्यू 5। तो जो सबसे हल्का वो सबसे ऊपर, तो ये सबसे ऊपर होता, सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर यानी बाह्य। और ये कहां मिलेगा आपको? तो ये थर्मोस्फेयर को ही आप आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हो। किसे? थर्मोस्फेयर को ही आयनोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर को ही हम आयन मंडल भी कहते हैं। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन ए कि सबसे नीचे शोभ मंडल मिलेगा, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। द रेटिंग फॉर a fuse used in a household electric circuit is provided on the basis of resistance, voltage या करंट। तो घरेलू प्रतिरोध परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग निम्नलिखित में किसके आधार पर की जाती है? तो किस पे करते हो आप? रेसिस्टेंस पे करते हो, ठीक है, वोल्टेज पे करते हो, ठीक है, या आपका पावर पे करते हो, या आपका करंट पे करते हो? हाँ जी, फटाफट आंसर दें, क्या लगता है आपका? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक, फटाफट आंसर देंगे इसका। ठीक, तो जाहिर सी बात है किसी भी, ठीक है, आपका वायर की अगर रेटिंग आपको देनी है, क्या देनी है? रेटिंग देनी है, तो जाहिर सी बात है किस पे दोगे? एम्पियर यानी करंट के आधार पे। किस आधार पे दोगे आप? करंट के आधार पे। किसके आधार पे? करंट के आधार पर। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? एम्पियर यानी करंट। क्या दिया आपका? एम्पियर यानी करंट दिया है, वो बिल्कुल आपके सही है। तो करंट को किसमें नापते हो? करंट को आप एम्पियर में मेजर करते हो। किसमें? एम्पियर में। एक मिनट,
किसमें मेजर करते हो आपको करंट को? एम्पियर में। तो आंसर क्या देते? इसका सही उत्तर देते आप विद्युत या आपका एम्पियर। किसमें? एम्पियर। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो रेटिंग ऑफ द फ्यूज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। द फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोवाइड ओवर current protection. The main component is metal wires to strip that melt when too much current flow through it, stopping of interrupting the current. It is sacrificial device. ठीक है, once fuse has been operated, the open circuit must be replaced or rewired depending on the type. The wire regulation usually define the maximum current rate of the fuse for the particular circuit. यानी कितना करंट उससे आपका पास हो सकता है उस आधार पर बताते हैं. शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अनइवन लोड और डिवाइस फेलियर आर द प्राइमरी और सेम ऑफ द रीजन फॉर द यूज ऑपरेशन. तो ये जैसे करंट बहुत मात्रा में पास करेगा ये आपका फ्यूज उड़ जाएगा और आपके अप्लायंसेस जो होंगे वो किससे बच जाएंगे? तो वो खराब होने से आपके बच जाएंगे. तो जाहिर सी बात है आंसर क्या था? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था. चलिए अगला क्वेश्चन. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, नाइल, कॉन्गो या यांगसी. अगर मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी. ठीक है. नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी. ठीक है. और ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है. वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी कौन सी आपकी? नाइल, नील. कॉन्गो के क्यों आता है? कॉन्गो को आप जायरे नदी के नाम से भी जानते हो. किसके नाम से? जायरे के नाम से भी जानते हो. और ये भूमध्य रेखा कहिए या आपका इक्वेटर कहिए. क्या कहिए? इक्वेटर को 2 बार काटती है. और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है. और यांगसी, कौन सी? यांगसी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है. यांगसी कहां की है? एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है. तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन बी. क्या दिया? ऑप्शन बी, नाइल. क्या दिया आपका? नाइल. वो बिल्कुल सही है. क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि नाइल नदी, ठीक है, आपका कहां से ओरिजिनेट होती है? और इस पे एक आपका आसवन डैम है जो कि आपको मिस्र में मिलेगा. कहां मिलेगा? मिस्र में मिलेगा आसवन डैम, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है. तो आंसर क्या था? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी. क्या था आपका? ऑप्शन बी. चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है. इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण अनइक्वली सेलिब्रेटेड? आपको बताना है उत्तरायण पर्व किस राज्य में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? झारखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या आपका केरल में? तो आपको बताना उत्तरायण के नाम से कहां पर मनाया जाता है. ठीक है. अलग अलग राज्यों में आप देखोगे भारत के इसका अलग अलग नाम है. उत्तरायण नाम इसका कहां पे है ये आपको बताना है. तो आप देखोगे जो उत्तरायण पर्व है ये 2 जगह नाम है. एक आपका कहां पे? तो एक आपको नाम मिलेगा इसका राजस्थान में, दूसरा मिलेगा आपका गुजरात में. ठीक है. तो गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है. ठीक है. लोहड़ी पंजाब हरियाणा में ये लोहड़ी हिमाचल के नाम से मनाया जाता है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से मनाते हैं, आपने देखा होगा. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति नाम है. ठीक है. बाकी जगह जनरली मकर संक्रांति. केरल में पोंगल के नाम से मनाया जाता है. पेड़ा पांडियो आंध्र प्रदेश में. ठीक है, ये नाम है. मकारा विलाकू केरल में. मकारा विलाकू कहां पे? केरल में. तो आंसर क्या था? उत्तरायण के नाम से यह सेलिब्रेट किया जाता है आपका गुजरात और राजस्थान में. खिचड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश खिचड़ी. ठीक है. केरल में क्या आपका? मकरा विलाकू. क्या है? मकरा विलाकू.
तो आंसर क्या होता है ऑप्शन बी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर्स इन 1919? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना ठीक है 1919 में घटित नहीं हुई है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट या बंगाल विभाजन। इनमें से कौन सी घटना आपको बताना है 1919 में घटित नहीं हुई है। यानी हमें पता नहीं चाहिए 1919 में कौन कौन सी घटना आपकी घटित हुई है। ठीक है, देखो अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करें तो ये 1919 की घटना है, बिल्कुल सही बात है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की बात है, बिल्कुल सही बात है। रॉलेट एक्ट पास कब किया गया? तो रॉलेट एक्ट आपका भारत में मार्च 1919 में लागू हो गया था, यानी फरवरी मार्च आप देखोगे 1919, बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन की घटना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और इस घटना के टाइम पे चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वॉइस रहे थे। 1919 में कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो आंसर क्या होता? ऑप्शन डी। क्या आंसर होता? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? ऑप्शन डी लगाया कि 1919 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही है। 1905 में विभाजन हुआ बंगाल का, और 1911 में बंगाल का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? एकीकरण हो गया, जब जॉर्ज फिफ्थ कहां है? आपके भारत आए। कहां है? आपके भारत आए। इन्होंने क्या किया था? बंगाल का एकीकरण कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आपको बता रहा है कि एक ग्लूकोज के अणु को क्या किया जाए, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन में यूज किया जाए तो कितना एटीपी आपका प्रोड्यूस होगा। हाँ जी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी of ATP produce in respiration of glucose। हाँ जी, क्या लगता है 36, 4, 38 या आपका 2? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, कार्बन के साथ आपने क्या किया? इसे ऑक्सीडाइज किया, तो आप देखोगे कि आपको कितने 4 मोल, ठीक है, ऑफ एटीपी, ठीक है, 4 फ्रॉम द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो 4 आपके एटीपी प्राप्त होंगे। कितने? 4 प्राप्त होंगे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी। क्या दिया? ऑप्शन बी। जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह रोड। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पीर पंजाल रेंज को कट करके मनाली और लेह को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, रोहतांग पास है, माना पास है, नीति पास है, नाथुला है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मनाली और लेह को कर रही है ना। आपने देखा होगा इस पास को कट करके ही क्या बनाया गया है? तो अटल टनल, अटल टनल का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? ठीक, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां है आपका? हिमाचल प्रदेश में, लेह और मनाली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कहां होगा? माना, नीति। माना और नीति तो आपको यूके में मिलेंगे, यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, नाथुला पास कहां मिलेगा? ये आपको सिक्किम में मिलेगा। कहां मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। तो बचा कौन सा? रोहतांग पास। क्या बचा? रोहतांग। ये कहां मिलेगा? आपको हिमाचल प्रदेश में। तो ये किसे कट करके बनाया गया? ये आपके पीर पंजाल को कट करके बनाया गया। किसे? पीर पंजाल को। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन ए। क्या दिया? ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिपकला, रोहतांग, ब्रह्मपुत्रा,
बारालापचला या ब्रह्मपुत्रा बोमीडीला? हाँ जी, क्या लगता है आपको कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? ठीक, देखो अगर बात करूं तो स से सिपकिला, एस से सिपकिला, स से सतलुज। तो जो सतलुज नदी है वो सिपकिला से, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या है आपका? बिल्कुल सही है। फिर रोहतांग की बात करें, रा से रावी, रा से रोहतांग, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बारालापचला की बात करें तो चाला, ठीक है, चेनाब, कौन सा? ये भी सही है। और ब्रह्मपुत्रा बोमीडीला से नहीं आती, ब्रह्मपुत्रा बोमीडीला से नहीं आती, ये आपका दिहांग से आती है। कहां से? दिहांग गार्ज से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो ब्रह्मपुत्रा पे आता है वो आता है यारलुंग, यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से किसे जाना जाता है? तो भी आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। किसे जाता है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कांस्टेंट इज एन, कौन सा? कांस्टेंट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, आपको बताना है कांस्टेंट इनमें से किसका एलॉय है? आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा एलॉय के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किससे मिलके बना है? एल्यूमिनियम से, ठीक, कॉपर से, निकल, टिन, आयरन, ठीक है। तो किससे आपका ये मिलके बना है? ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें 55%, कितना? 55% आपको इसमें मिलेगा कॉपर। क्या मिलेगा आपको? 55% तो मिलेगा आपको कॉपर, ठीक है। अब कांस्टेंट 10 है तो टिन मत मार देना। क्या मत मार देना? टिन मत मार देना। और दूसरा इसमें मिलेगा 45% निकल, निकल, क्या? निकल, ठीक। तो कॉपर और निकल का जो मिश्रित एलॉय है उसे कांस्टेंट 10 के नाम से जाना जाता है। तो यहां क्या भरते? निकल, क्या भरते? निकल। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखोगे यही क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए नजर आएंगे। बेहतरीन, हर सेगमेंट से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है कि आप क्या करें, रिजल्ट दे सके। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। Which of the following river was known as पुरुषनी into the Vedic period? आपको बताना है कि वैदिक काल में से किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज। तो क्या लगता है आपको, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ जी, फटाफट आंसर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक, अगर मैं सतलुज की बात करूं, किसकी बात करूं? सतलुज की बात करूं, तो इसे शतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया? शतुद्री, ठीक। अगर मैं ब्यास की बात करूं तो ये विपास, विपासा वशु नहीं, विपास कहा गया। क्या कहा गया है? विपास। चेनाब को अश्किनी, क्या कहा गया आपका? अश्किनी। तो बची कौन? रावी नोन एज पुरुषनी, ठीक है, रावी नोन एज पुरुषनी, ठीक है। तो आप देखोगे, ठीक, एक नदी आपकी झेलम, सुना होगा आपने, हाँ जी, झेलम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो झेलम को क्या कहा गया है? वितास्ता। एक नाम ये याद रखना, ये 5 नदियां हैं जो आपको रिपीट करती हुई नजर आ जाएंगी, झेलम, वितास्ता, ठीक है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। हाइड्रापास का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ द अजंता केव्स। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियों में किसकी कथाएं आपके संबंधित है? हिप्पोदेस, पंचतंत्र, जातक कथाएं या आपका पेंटामेरॉन टेल्स। ठीक है, तो किसकी कथाएं आपको मिलेंगी? ठीक, देखो अगर पंचतंत्र की कहानियां हैं तो ये किसकी है? पंडित विष्णु शर्मा की है। किसकी? आपकी पंडित विष्णु शर्मा की है। ठीक, और जाहिर सी बात है अजंता एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है आपकी? तो अधिकतर चित्रकारी आपको महात्मा बुद्ध से मिलेंगी। तो आंसर क्या देते? जातक कथाएं। क्या आंसर देते? जातक कथाएं। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या देना था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। ठीक है, ना तो नारायण जी की, ना ही पंडित विष्णु शर्मा की, और ना ही आपका पेंटामेरॉन टेल्स, ये जातक कथा है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया तो जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो जातक कथाएं लगभग 547 है, लगभग 550 के करीब आपको जातक कथाएं हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका पैडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, आपको बताना है पैडोलॉजी किसका विज्ञान है? भूजल, मिट्टी, चाइल्डहुड इलनेस या स्किन, आपके स्किन डिजीज, त्वचा रोग, बचपन की बीमारी, मिट्टी या भूजल। पैडोलॉजी किससे कहोगे? तो पैडोलॉजी जनरली आपके मिट्टी किससे संबंधित होती है? मिट्टी से संबंधित होती है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया कि पैडोलॉजी रिलेटेड टू द सॉइल, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था कि पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी। ठीक है, फिर आपका पेडियाट्रिक्स वो होते हैं जो बच्चों की बीमारियां डील करते हैं। किसकी? बच्चों की बीमारियां। स्किन डिजीज डिमेट्रोलॉजिस्ट होता है जो आपके स्किन की बात करते हैं। और भूजल आपका हाइड्रोग्राफी होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोग्राफी। यानी जल कहीं पे भी है, जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोग्राफी के नाम से जाना जाएगा। मिट्टी पैडोलॉजी के नाम से, बचपन की बीमारियां फिर पेडियाट्रिक्स होते हैं आपके। ठीक, और त्वचा रोग आपका डेमेट्रोलॉजिस्ट। कौन होता है आपके? डेमेट्रोलॉजिस्ट। तो आंसर क्या था? जिसने भी लिखा ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही की शुरुआत की? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या आपके अकबर ने? ठीक, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या आपका अकबर। दीन इलाही धर्म, तो आपको याद होगा कब की बात है? ये बात है 1582 की। कब की बात है आपके? 1582 की बात है, 1582। 1582 में अकबर ने अपना धर्म चलाया। अकबर ने अपना धर्म चलाया। ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, तो 1582 में इसने अपना धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही कहा गया। क्या गया? दीन ए इलाही कहा गया। ऑफिशियली तौहीद ए इलाही। एकमात्र हिंदू शासक जिसने इसे अपनाया हो वो थे आपके बीरबल। आपसे पूछा गया था बीरबल के बचपन का नाम? महेश। क्या नाम था? महेश दास। ठीक है, और इसका आधिकारिक गुरु कौन था? अबुल फजल, यानी पृष्ठ पुजारी कौन था इस धर्म का? अबुल फजल। तो आंसर क्या देते? अकबर। क्या देते? अकबर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। बाबर कौन है? मुगल वंश की स्थापना की भारत में। कहां पे? उसका बेटा हुमायूं था, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद कौन आपका? जहांगीर। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट एसोसिएटेड विद द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बताओ इससे कौन नहीं जुड़ा है? देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेटी कहीं की भी हो उसे क्या करना है? बचाना है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहर। तो यहां केवल ग्रामीण की बात की गई है। यहां किसकी बात की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लड़की है ना, बचाओगे कि नहीं बचाओगे, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है, कल्याण की बात करनी है। शिक्षा किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स में आता है, तो कौन, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ये मंत्रालय आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन क्या देते, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर देते, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा था। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा। कहां पे, पानीपत हरियाणा में मोदी साहब के द्वारा शुरू किया गया था। और याद रखना, जब तक सरकार वही रहती है तब तक योजना आपकी पुरानी नहीं होती, योजना कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट है, यानी जिसका जैविक तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्लास्टिक, फूल, सब्जियां, मृत जानवर, आपने देखा होगा ये सारे के सारे अपने आप डिके हो जाएंगे। कौन से, चाहे आपका फूल हो, चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे आपके मृत जानवर हो, लेकिन क्या प्लास्टिक होगा। तो आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने, ठीक है, आपका जुलाई के शुरुआत में आपने देखा होगा किस पे, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या था, प्लास्टिक, ऑप्शन ए। ठीक, क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट है, इसलिए इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो आंसर क्या था, ऑप्शन ए। जिसने भी उत्तर दिया वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर द ITCZ, ठीक है, ITCZ में सी का क्या अर्थ है। हाँ जी, फटाफट आंसर दें। ITCZ सुना होगा आपने, सी का क्या अर्थ है। आपने देखा होगा कि ITCZ क्या आंसर होगा इसका, हाँ जी फटाफट आंसर दीजिए। ठीक, आइए बात करते हैं। यह अपनी प्यारी पृथ्वी, यह आपका 0 डिग्री के पास, ठीक है, आइडियल कंडीशन में एक बहुत ही शांत पेटी बनती है, जिसका स्थानीय नाम आपने डोलड्रम सुना होगा। क्या सुना होगा, डोलड्रम। और हम इसे ITCZ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, ITCZ। डोलड्रम तो वही होगा। ITCZ अगर सूरज ऊपर जाएगा तो ऊपर मूव करेगा, सूरज नीचे जाएगा तो ITCZ नीचे मूव करेगा। होता क्या है, तो हिंदी में आपने सुना होगा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या पढ़ा होगा, अभिसरण क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, क्या सुना होगा आपने, कन्वर्जेंस जोन पढ़ा होगा। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस। क्या होता है आपका, कन्वर्जेंस। तो जिसने भी अभिसरण लिखा, क्या लिखा, अभिसरण, वो बिल्कुल आपके सही थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, तो ये देख लो, ठीक है, ये आपको क्या कर जाएगा, तो मूव करते हैं। देखो सूर्य अगर नीचे आ रहा है तो नीचे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो पहली जो सेल बनती है इसे हेडली सेल बोलते हैं, ऊपरी, उसके बाद पैरल का सेल बनता है, और उसके ऊपर आपका कौन सा, तो पोलर सेल के नाम से। तो ये हेडली सेल में ही आपका क्या करता है, मूव करता रहता है। तो जिसने भी आंसर लिखा, जनवरी में ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और गर्मियों में अप्रैल में ये जून में आपका ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आई, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश, आपको बताना है अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी। ठीक है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां या आपके मीर जाफर। हाँ जी, अलीनगर की संधि, अली नगर ट्रीटी किसने की थी। ठीक, हाँ जी, क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर देंगे आप।
क्या लगता है आपको? देखो, अगर मैं अलीनगर ट्रीटी की बात करूं तो आपने देखा होगा किसका, कि प्लासी का युद्ध सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? प्लासी का युद्ध सुना होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, आपका रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की, अलीनगर की संधि की, और क्या कर लिया था? कलकत्ता वापस ले लिया था। क्या लिया था? कलकत्ता वापस ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, तो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने। सिराजुद्दौला हार गया और फिर इस युद्ध के बाद मीर जाफर क्या बना? नवाब बना। 1760 में अंग्रेजों ने इसे हटा दिया और 1760 से लेके 63 तक देखोगे मीर कासिम था। कौन था आपका? मीर कासिम। कौन था आपका? मीर कासिम, ठीक है। अलीवर्दी खां और दूसरे कौन थे आपके? मुर्शिद कुली खां। इन्होंने क्या किया था? 1717 के आसपास बंगाल में नवाब शाही की, किसकी? नवाब शाही की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? सिराजुद्दौला के साथ। आंसर क्या लगाते? ऑप्शन बी। क्या लेते हैं आंसर? ऑप्शन बी, कि अलीनगर की संधि, ठीक है, 1757 के शुरुआत में, 1757 के शुरुआत में सिराजुद्दौला के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? सिराजुद्दौला के साथ की गई थी। तो जिसने भी आंसर बी लगाया वो बिल्कुल आपके सही है। तो क्या था आंसर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर फरवरी 17 क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। हम लिख ही लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? तो आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है कि जीएसटी भारत में, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत आई? तो ये था संविधान संशोधन 101। कौन था आपका? 101, जो आपने 2017, ठीक है, 1 जुलाई से आप देख रहे हो भारत में क्या लग गया? जीएसटी लग गया। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर ऑप्शन बी लगाना था, ठीक। फिर हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इनटू द टोक्यो समर ओलंपिक? आपको बताना है टोक्यो समर ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे। अभी आपका क्या चल रहा है? तो आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में, कब? 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 66 मेडल जीते थे। इस बार देखते हैं कितना जीतते हैं। और ये भारतीय जिन्होंने मेडल जीते थे, तो नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने आपका गोल्ड मेडल जीता था जावलिन थ्रो में। किसमें? आपका जावलिन थ्रो में, ठीक है, भाला फेंक जिसे बोलते हो। फिर मीराबाई चानू और रवि दहिया ने सिल्वर पदक जीता था, ठीक है। दोनों मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और अभी आपने देखा होगा मीराबाई चानू ने किसमें? तो मीराबाई चानू ने आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 49 केजी के कैटेगरी में गोल्ड पदक जीता, 201 किलो का भार उठा के। रवि दहिया रेसलिंग में सिल्वर जीता था। फिर पीवी संधू, बजरंग पुनिया, लवनीना, ठीक है, बारगोहान, जो इन तीनों ने ब्रॉन्ज जीता था। और लगभग 40 साल से ज्यादा बीत चुके थे, 41 साल, इंडियन हॉकी ने, ठीक है, क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था, ठीक है। लास्ट 1680 टोक्यो ओलंपिक में हमने कोई मेडल जीता था, ठीक है। तो आपका मॉस्को ओलंपिक 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था। तो हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज का पदक, तो 4 तो हमें ब्रॉन्ज मिले थे, 2 सिल्वर मिला था, 1 आपका गोल्ड। तो टोटल 7 पदक आए थे। कितने आए थे? 7। तो जिसने भी आंसर दे दिया बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था? तो यूएसए ने 39 गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया था। और दूसरे पे था आपका चाइना, जिसके पास 38 स्वर्ण पदक थे। इनके बीच कांटे की टक्कर, ठीक है। और उसके बाद से आप देखोगे, ठीक है, बाकी देशों की बारी आती है। तो सबसे ऊपर कौन है आपका? यूएसए, ठीक। और भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 7 पदक जीता था। तो ये याद रहेगा, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इनटू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, क्या लगता है आपको? ठीक है, ये रैंकिंग्स आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और आगे भी आपसे पूछ सकता है। तो बताइए 2022 पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप देखोगे भारत का 135वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 135वां स्थान है आपका, ठीक है। तो याद रखना है कि इंडिया की कौन सा है? 135, ऑप्शन ए। क्या आपका? ऑप्शन ए। सबसे शांत कौन सा? सबसे शांत तो वो है आइसलैंड। कौन सा आपका? आइसलैंड। उसके बाद बारी आती है न्यूजीलैंड की। किसकी आती है? न्यूजीलैंड की। और सबसे ज्यादा अशांत कौन सा आपका? सीरिया। ठीक है, कौन है आपका? सीरिया की बारी आती है। तो आंसर क्या था आपका? भारत की रैंक पूछे तो 135वीं, और टॉप पूछे, टॉपर कौन है? तो आपका आइसलैंड। कौन आपका? आइसलैंड। ठीक, चलिए आगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आपका बिहार? क्या है इसका सही उत्तर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखोगे कि आपका उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, लेकिन असम की सीमा नहीं लगती। ये देखो, ये रहा आपका नेपाल, ये क्या आपका? नेपाल, ठीक है, नेपाल है। ये देखो उत्तराखंड लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, बिहार लग रहा है, इधर से पश्चिम बंगाल लग रहा है, फिर आपका सिक्किम लग रहा है, लेकिन ये रहा आपका असम। असम दो ही देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक तो भूटान के साथ कर रहा है और दूसरा बांग्लादेश के साथ कर रहा है। किसके साथ? बांग्लादेश। तो उस कंडीशन में आंसर क्या देना था? ऑप्शन बी। क्या देना था? ऑप्शन बी, असम। आंसर क्या था आपका? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी है आपकी। फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर, ठीक है, स्टीनमियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन या आपके जर्मनी? ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूली जो अपॉइंटमेंट होती है, जो नियुक्ति होती है दूसरे देश को भी, उसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको बताना है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका जर्मनी। यह है मिस्टर, ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, जो कि जर्मनी के राष्ट्रपति, किसके? जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और ये जो दूसरे व्यक्ति ओलाफ सोलस जो नजर आ रहे हैं, ये जर्मनी के क्या हैं? तो ये जर्मनी के चांसलर हैं। क्या है आपके? जर्मनी के चांसलर। और स्टीमर साहब क्या है आपके? तो ये वॉल्ट स्टीमर साहब जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। क्या आपके? जर्मनी के राष्ट्रपति। तो आंसर क्या देना था? आंसर देना था ऑप्शन डी आपका जर्मनी। क्या बोला था? ऑप्शन डी आपका जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की बारी। हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टू द सोल्ड इन आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022? हाँ जी, ये भी पूछ सकता है आईपीएल किसने जीता। ठीक है, आईपीएल किसने जीता और आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था? दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन या आपके ईशान किशन? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं आईपीएल जीतने की, तो गुजरात ने इस बार का आईपीएल जीता है, ठीक है, जिसका कप्तान कौन था? ठीक है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। कौन थे आपके? हार्दिक पांड्या थे। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर विजेता पूछता तो क्या हो जाता आपका? तो विजेता हो जाता आपका हार्दिक पांड्या। ठीक है, कौन हो जाता आपका? हार्दिक पांड्या। ठीक, अगर सबसे महंगा कौन बिका है? तो सबसे महंगा बिका है आपका ईशान किशन। कौन बिका है? ईशान किशन। तो ये भी याद रखेंगे आप, सबसे महंगा प्लेयर था आपका ईशान किशन, जिसे मुंबई इंडियन ने खरीदा था। किसने खरीदा था? मुंबई इंडियन ने 15.25 करोड़ से। ठीक है, और आईपीएल 2022 किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। ठीक, और दूसरा क्या याद रखिए, कप्तान कौन था? हार्दिक पांड्या। और आशीष नेहरा, आशीष नेहरा का नाम याद रखना, पहला भारतीय कोच जिसकी टीम ने क्या जीता हो? तो आईपीएल जीता हो। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, Iker Aichi has been appointed as the new CEO of Air India. He was previously serving the chairman of which international airlines? ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जो आपकी ये इंडियन एयरलाइंस है, इसे किसने परचेज कर लिया? तो इसे खरीद लिया था आपके टाटा ग्रुप ने। किसने? टाटा ग्रुप ने। ठीक है, और टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में इसे आपका खरीदा। ठीक है, और उसके बाद इसके सीईओ किससे बनाया गया आपका? ठीक है, किसे? तो सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरात, टर्किश एयरलाइंस या कतर एयरवेज? हाँ जी, या आपके किसके आपके थे? तो ये अगर मैं बात करूं इकर आइक, ठीक है, तो ये आपके कहां के? तो टर्की के रहने वाले हैं। कहां के? टर्की के रहने वाले हैं। और इस टाइम पे ये, ठीक है, ठीक, जो टाटा ग्रुप ने जो आपका परचेज किया है उसके आपके क्या है? आपके, ठीक, उसके सीईओ हैं। और इससे पहले ये आपके किसके? तो टर्की एयरलाइन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? आपके टर्किश एयरलाइन से जुड़े थे। तो आंसर क्या देते? तुर्किश एयरलाइंस। कौन सा आपका? तुर्किश एयरलाइंस। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर होता आपका ऑप्शन सी। क्या होता आपका? ऑप्शन सी। चलिए आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया हैज लिस्टेड विच एनिमल इन इंडेंजर्ड स्पीसीज? कंगारू, कोला या कोकाबुरा या एमू? हाल ही में, ठीक है, इमेज दे देते हैं, पहचान लीजिए। ठीक है, कि किसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडेंजर घोषित किया है? हाँ जी, आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कंगारू इसका नेशनल एनिमल है। वहां पे आपने आग देखा होगा। और ये कौन सा आपका? कोला। कौन सा आपका? कोला। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन बी। क्या दिया? ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी, कोला। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, जो कि आपका इंडेंजर एनिमल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देना था? ऑप्शन बी आपको सही उत्तर देना था। ठीक, फिर ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।